हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत कर रहे होंगे, राइट। आज हम इस वीडियो में एवरेज के बारे में पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स में भी एवरेज का बहुत यूज होता है, जैसे एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम, आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना पड़ता है, आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना पड़ता है, आपको कई बार एवरेज स्पीड निकालना पड़ता है। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें आती है और एवरेज हम निकालते हैं, और सबके पीछे बस एक ही कंसेप्ट होता है, वो आज हम समझने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ एवरेज। और कैसे हम एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इन सब के फॉर्मूले तक पहुंचते हैं। जैसे एवरेज वेलोसिटी होता है, क्या होता है एवरेज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कैसे हम पहुंचते हैं, जरा इन सब की बात करेंगे यहाँ पे। ओके, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो अलग अलग टॉपिक पे इसमें डेप्थ होती है, ऐसे टॉपिक में मैं वीडियो बनाते रहता हूँ और आपके पास नोटिफिकेशन आएगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे। आपको ऐसा कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं कि हम एवरेज निकालते क्यों हैं। एक्चुअली एवरेज जो है हमें परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। तो कैसे परफॉर्मेंस बताता है? देखो, सब आप लोगों ने क्रिकेट खेला है, देखा भी होगा, खेला भी होगा। क्रिकेट में एक टर्म होता है रन रेट, है ना। ये क्या होता है? देखो, सपोज कोई टीम है और इस टीम ने 50 ओवर में कितने रन बना दिए भैया? 300 रन बना दिए। 300 रन बना दिए। अब ये टीम किस तरीके से खेली है, ये कैसा खेली है, ये अगर मुझे समझना है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक आंकड़ा लगाऊंगा कि यार 50 ओवर में पूरे गेम में, एक इवनिंग में उनने 300 रन बना दिए। तो मैं एक अंदाज़ा लगाना चाहूँगा कि यार पर ओवर कितने रन बने होंगे। तो 50 ओवर में 300 रन, तो एक ओवर में कितने बने होंगे? 300 डिवाइड बाय 50, दैट इज 6 रन पर ओवर। 6 रन पर ओवर। तो इससे मुझे एक अंदाजा लगा कि यार ये जो टीम है, इसने अगर 300 रन बना दिए हैं, मतलब हर ओवर में 6 रन बनाए होंगे, तभी ऐसा हो पाया है, राइट। या फिर अगर कोई टीम है, दूसरी टीम है जो जीतना चाहती है इस मैच से, उसको एक अंदाजा लग गया कि उसको अगर जीतना है इस टीम से, तो फिर उसको कम से कम 6 रन तो बनाने पड़ेंगे। और इसका मतलब ये भी नहीं है एवरेज का कि हर ओवर में 6 ही बने थे। किसी ओवर में 0 रन बने होंगे, तो किसी में 12 बन गए होंगे। इसी प्रकार जो टीम जीतना चाहती है, वो भी अगर किसी ओवर में मान लेते हैं 5 रन निकालती है, 5, तो उसको अगले ही ओवर में 7 रन निकालने का प्रेशर होगा, तभी तो एवरेज 6 होगा। तो ये हुआ एवरेज। एवरेज क्या बताता है? हमें परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। अब क्या होता है, काइनेमेटिक्स में भी एवरेज का बहुत यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्कूटर वाला है और वो क्या है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाता है, और वो जो स्टेशन है सपोज 200 किलोमीटर दूर है। सपोज जाने में उनको लग जाता है 4 घंटा, ए से लेकर बी। तो ऐसे में अब कोई थर्ड पर्सन है और वो ये समझना चाहता है यार ये लोग किस स्पीड से चले, कितनी तेजी से गए, इनको जल्दी आने के लिए बोला था, ये किस स्पीड से आया था, अंदाजा लगाना चाहता है। तो वो क्या करेगा भाई, अच्छा 200 किलोमीटर 4 घंटे में हुआ है, 4 घंटे में 200 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना चला होगा ये? 200 डिवाइड बाय 4, मैं बोलूँगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब उसको एक अंदाजा लगा कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले होंगे ये, तब जाके ये लोग 4 घंटे के अंदर 200 किलोमीटर गए। उसको ये भी अंदाजा लग गया कि अगर मुझे सिटी ए से सिटी बी जाना है और करीब 4 घंटे ही इसके पास हैं, तो उसको कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा। उसको पता है कि भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रखनी पड़ेगी। अब ऑब्वियसली हर इंस्टेंट पर वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नहीं रह सकता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
हो सकता है बीच में अगर मान लेते हैं कुछ देर के लिए उसने अपनी स्पीड कम करी, 30 किलोमीटर प्रति आवर कर दी, तो उसको अगले ही मान लेते हैं 1 घंटे में उसको कम से कम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की, एक 80 या 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का एक प्रेशर रहेगा कि भैया अभी अपन धीमे चले हैं तो अपने को तेज चलना है ताकि अपन ये जो है एवरेज को मेंटेन कर ले। तो अब देख रहे हो यहाँ पे भी आपको एवरेज निकालने की जरूरत पड़ी। तो काइनेमेटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो हमें कहाँ कौन कौन सी चीज का एवरेज निकालना पड़ता है। तो ये कुछ क्वांटिटीज है, ये हमें निकालना पड़ता है काइनेमेटिक्स में। जैसे हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना पड़ता है कुछ टाइम इंटरवल के लिए, हमें एवरेज स्पीड निकालना पड़ जाता है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना पड़ जाता है, कई बार एवरेज वेलोसिटी ओवर सर्टन, ये कह रहे हैं सर्टन रेंज ऑफ पोजीशन, इसको इसलिए लिखना चाहिए ओवर ए रेंज ऑफ डिस्टेंस, रेंज ऑफ पोजीशन लिख देता हूं मैं कि भाई एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे गया तो उसमें कितनी एवरेज वेलोसिटी रही होगी पोजीशन के हिसाब से। तो इन सब पे अब हम चर्चा करेंगे। अब जो मेन कंसेप्ट है स्टूडेंट्स वो देखो, सपोज कोई क्वांटिटी है y, अब मैं मैथमेटिकली बात कर रहा हूं, कोई भी क्वांटिटी है y जो कि x पर डिपेंड करती है। इफ y डिपेंड्स ऑन x वरी कर रहा है तो y वरी कर रहा है, तो ऐसे में जो एवरेज वैल्यू होती है y की उसको निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले से। जब भी हम एवरेज निकालते हैं तो इस तरीके से एंगुलर ब्रैकेट का यूज करते हैं। ये तो क्या हो गया, y की एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई और ये y की एवरेज वैल्यू को दर्शा रहा है। एकदम बात समझ गए, ये है y एवरेज, इसको बताने का तरीका। तो y एवरेज अगर हमें निकालना है किसी भी क्वांटिटी का तो आपके पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, हमेशा इसको याद रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dx। मान लेते हैं कि x वैरी कर रहा है x1 से x2, तो ये x1 से लेकर x2 तक, x1 से लेकर x2 तक, ये तो ये हुआ एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, एवरेज निकालने का किसी भी क्वांटिटी का। कोई भी क्वांटिटी है y जो कि x पे डिपेंड कर रही है, उसका हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज। तो अब देखो फटाफट हम क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन, ये सब निकालते हैं और उनके क्या फॉर्मूले बन के आते हैं वो भी देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी ओवर ए टाइम इंटरवल, ओके, एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम। सपोज एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी जो है टाइम के साथ चेंज हो रही है। सपोज एक पार्टिकल है, उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम से वेरी कर रही है, तो हम लिख सकते हैं देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फॉर टाइम ड्यूरेशन t1 टू t2 कैन बी रिटन एज, देखिए एवरेज वेलोसिटी, तो मैं यहाँ पे वेक्टर लगा दे रहा हूँ, इज इक्वल टू, अभी हमने देखा था क्या था वो फॉर्मूला, अगर y का हमें एवरेज निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx अपॉन dx। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। कैसे लिखेंगे अपन, और लिमिट हम पुट कर देंगे t1 से t2 तक, यहाँ पर भी t1 से t2 तक। अब आप देखो वेलोसिटी को लिखा जा सकता है ds बाई डी टी, ds बाई डी टी, और यहाँ पे भी एक डी टी है ही। अच्छा, नीचे हम देखेंगे डिनोमिनेटर में एक डी टी पहले से ही है, इनफैक्ट ये जो डी टी है ये बन जाने वाला है डेल्टा टी। अब देखो इंटीग्रेशन के अंदर ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपको दिख रहा है कि एवरेज वेलोसिटी जो है कितना दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ds अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब यहाँ t1 से लेकर t2 तक जो dt हो जाएगा वो तो हो जाएगा t2 माइनस t1, और उतने समय में ये क्या लिखा है ऊपर, छोटे छोटे ds वेक्टर को आप ऐड करोगे। सपोज आप अगर एक ds पहला डिस्प्लेसमेंट, फिर दूसरा डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका, फिर तीसरा डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका, ऐसे अगर आप डिस्प्लेसमेंट को वेक्टोरियली ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको नेट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, डेल्टा एस मिल जाएगा। बाय पॉलीगॉन लॉ आपने क्या पढ़ा कि कोई ढेर सारे वेक्टर्स है ए बी सी डी, उन सबका हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो क्या हो जाता है,
आपको अगर उन सबका रिजल्ट निकालना है तो आप क्या कर दोगे, उन सबको वेक्टरली ऐड कर दोगे। यहाँ पर क्या हुआ कि आप ऐसे गए, फिर आप ऐसे गए, ये ds1 ये ds2, फिर आप ऐसे गए, फिर आप ऐसे गए, तो आप कहाँ गए, आप ये गए। अब थोड़ा ठीक से बनाना पड़ेगा, ये गया, ये आपका हुआ फाइनली डेल्टा एस वेक्टर। समझे आप बात को? तो ये जो लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट और नीचे क्या लिखा है, डेल्टा टी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहां से वो फॉर्मूला आता था भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, जो आप पढ़ते हैं। आई बस समझ में आपको? अब हम निकालने जा रहे हैं एवरेज स्पीड। ओके, देखो सपोज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो हमें जानते हैं कि जो स्पीड होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं, स्पीड। और इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिखते हैं, क्योंकि वेलोसिटी को क्या लिखा जा सकता है, ds बाय dt, ds बाय dt। अब अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड, तो ये मैंने लिखा एवरेज स्पीड। क्या लिखूंगा मैं, एवरेज स्पीड, जो स्पीड होता है ना, इसको हम सिंपली v भी लिखते हैं। कोई भी वेक्टर है, अगर उसमें मैग्नीट्यूड लिखना है तो ये ऊपर एरो हटा दो, वो क्या बताता है उसके मैग्नीट्यूड को। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम सिंपली ए लिखते हैं, तो इसलिए मैंने कहा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिंपली v लिखता हूँ। तो अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालना है तो अगेन वो फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ v dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt, राइट। और इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये v क्या लिखते हो, v लिखते हो मॉड ऑफ ds बाय मॉड ऑफ dt, यहाँ पे लगा दो मॉड, और ये क्या रहा dt डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या है, ये तो डेल्टा टी हो गया, आप तो लिख ही देते हैं इनको। देखो dt जो है ये तो टाइम इंटरवल है, ये तो स्केलर ही होगा, ये तो नंबर है, ये नंबर और ये नंबर कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा है इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ ds वेक्टर, मॉडुलस ऑफ ds वेक्टर। थोड़ा मैं उसको ठीक से लिखता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ds वेक्टर, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का क्या है, वो एडिशन दिख रहा है हमें। ये क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ ds, ये क्या आएगा, इसको समझते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, आप यहां से यहां गए, फिर आप यहां से यहां गए, फिर आप यहां से यहां गए, फिर आप यहां से यहां गए, और इस तरीके से आप चले जा रहे हो। ये क्या है ds1, और ये क्या है ds2, ये क्या है ds3। अगर आप सबको वेक्टरली ऐड करोगे, आप यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, कहां गए, इधर गए। ये तो हुआ डिस्प्लेसमेंट, मैं लिखूंगा, आपने कहा भाई डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा नेट डिस्प्लेसमेंट, मैं इसको बोलता हूं नेट डिस्प्लेसमेंट टोटल। लेकिन अगर मैं इनके मॉड को ऐड करूं, अगर मैं इनके मॉडुलस को ऐड करूं, अगर मैं इनके मॉडुलस को ऐड करूं, तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो है ये डिस्टेंस है ना। और ये भी क्या हुआ, मॉड ऑफ ds2, ये छोटा सा डिस्टेंस, ये भी एक डिस्टेंस हो गया, ये भी डिस्टेंस हो गया। तो अगर मैं मॉड को ऐड करते जाता हूं, मॉड ऑफ ds1 प्लस मॉड ऑफ ds2 प्लस डैश डैश, अगर मैं मॉड को ऐड करता हूं तो ये मुझे देगा एक्चुअली टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या आपको बात समझ में आई, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल देगा वो। तो ऐसे में एवरेज स्पीड कितना बन के आ गया, देखो आपको फॉर्मूला ये लिखा हुआ है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एकदम आपको बात समझ में कैसे हम लिख पाते हैं इसको, कैसे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, एवरेज वेलोसिटी ओवर पोजीशन। कई बार क्या होता है कि हमें वेलोसिटी पोजीशन के साथ कैसे वेरी कर रही है वो पता होता है, तो कई बार इस तरीके से पूछ लिया होता है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ओवर रेंज ऑफ पोजीशन x1 टू x2। तो चलिए देखते हैं। तो सपोज पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो पोजीशन के साथ चेंज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ x
है कि नहीं? वेलोसिटी क्या होगी? फंक्शन ऑफ एक्स। तो ऐसे केस में भी अगर हमें निकालना होता है एवरेज वेलोसिटी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अब यहाँ पे v किस पे डिपेंड कर रहा है? v x पे डिपेंड कर रहा है। तो आप उस केस में क्या कर दोगे? v इंटू डी एक्स डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। और अगर आपको मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल v का फंक्शन आपको दिया हुआ है, मैं जस्ट एक वैल्यू ले रहा हूँ, सपोज v इज इक्वल टू 2ax का अंडर रूट, इस तरीके से x क्या हो गया? वहाँ की पोजीशन हो गई, और यहाँ पे क्या आ गया? dx। तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन ऑफ dx, और 0 से लेकर x तक कोई भी जनरल वैल्यू ऑफ x तक आपने मान लो इंटीग्रेट कर दिया, तो आप कर सकते हो। इसके आगे तो क्या है? मैथमेटिक्स है। मेरा उद्देश्य मैथमेटिक्स बताना नहीं है, मैं सिर्फ आपको एवरेज का फंडा समझाना चाहता हूँ। तो ये एवरेज वेलोसिटी ओवर रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ x अगर आपसे किसी ने कहा तो आप निकाल सकते हैं। अब हम मूव कर रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन पे। देखो स्टूडेंट्स, एवरेज एक्सेलरेशन, सपोज पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो सपोज टाइम पे डिपेंड करता है, इस तरीके से। तो अगर मुझे एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं क्या करूँगा? इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी ही करना पड़ेगा। अब हमें ये पता है कि a जो होता है उसको आप क्या लिखते हो? डी वी बाई डी टी, और यहाँ पे भी क्या है? डी टी है, और नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे डेल्टा टी लिखा हुआ है, राइट। आप डी टी से डी टी कैंसिल कर दो, ऊपर क्या लिखा हुआ है? डी वी वेक्टर का इंटीग्रेशन, नीचे क्या लिखा हुआ है? डेल्टा टी। तो छोटे छोटे चेंज इन वेलोसिटी को अगर आप ऐड करते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको बड़ा चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो इसलिए हम एवरेज एक्सेलरेशन को लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी वो क्या लिखा हुआ है? ये वी फाइनल माइनस वी इनिशियली तो लिखा हुआ है, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम को ही आप टाइम टेकन बोलते हो, चेंज इन टाइम। क्यों ऐसा भैया? चेंज इन टाइम क्यों? हम अगर t इज इक्वल टू t1 से लेकर हम t इज इक्वल टू t2 तक बात करें तो कितना टाइम बीत चुका है? t2 माइनस t1। इसलिए इसको हम चेंज इन टाइम बोले या टोटल टाइम टेकन बोले, सेम ही बात हुई। आपको समझ में आया एवरेज कैसे निकालते हैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और इंपॉर्टेंट बात देख लो भाई, कई भी चीज और भी अगर मान लेते हैं कोई भी क्वेश्चन आ गया उसमें एवरेज निकालना पड़ गया, सपोज कई बार क्या होता है एवरेज फोर्स के लिए बोल देते हैं, एवरेज फोर्स निकालो। सपोज होता है पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स है वो हो सकता है कि टाइम के साथ वेरी कर रहा हो, तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं? हम एवरेज फोर्स अगर निकालने जाएंगे तो करना क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ अगेन एफ इंटू डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब एफ क्या होता है? फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब डी इंटू पी बाय डी टी, और यहाँ पे भी डी टी आ गया, डिवाइड बाय ये क्या है? इसको हम अब डेल्टा टी लिख देते हैं सीधे। कब तक उसको इंटीग्रेशन को लेके चलेंगे? अब ये देखो ये कैंसिल हो गए। अब आप देख रहे हो कि ये एवरेज फोर्स कितना आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ डीपी, छोटा छोटा चेंज इन मोमेंटम का एडिशन डिवाइड बाय डेल्टा टी। और आप देख रहे हो कि ये छोटा सा चेंज इन मोमेंटम है, तो आप वेक्टरली ऐड करते होंगे छोटे छोटे मोमेंटम को, तो क्या मिल जाएगा हमें? बड़ा चेंज इन मोमेंटम। इसलिए जो एवरेज फोर्स हमेशा कहते हैं, एवरेज फोर्स कहते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। एकदम बात समझ में आई आपको कैसे कैसे ये सब हम लिख देते हैं। कई बार क्या होता है कि फोर्स जो है पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो कई बार इस तरीके से पूछा जाता है एवरेज फोर्स ओवर पोजीशन या ओवर द रेंज ऑफ पोजीशन। मैं चलो इस बार पूरा लिखता हूं, मतलब जो फोर्स है वो किसका फंक्शन है? वो पोजीशन का फंक्शन है, इस तरीके से। तो अगर मुझे उस केस में एवरेज फोर्स निकालना होगा, यहाँ पे हम वन डायमेंशन मोशन की बात कर रहे हैं,
ये इंपॉर्टेंट बात है। मैं सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशन मोशन में ही अगर पार्टिकल कर रहा है मोशन तो उसकी बात कर रहा हूँ। अगर मुझे एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब एफ इंटू डी एस कितना होगा, आप जानते हो इंटीग्रेशन एफ डी एस कितना होता है, इसको बोलते हैं वर्क डन। वर्क डन डिवाइड बाय ये क्या होगा, डेल्टा एक्स। तो ये एक और अपने पास इंटरप्रिटेशन आ गया कि अगर आपको एवरेज फोर्स ओवर ए पोजीशन निकालना है, ओवर द रेंज ऑफ पोजीशन, तो वो क्या आता है, टोटल वर्क डन बाय दिस फोर्स, टोटल वर्क डन बाय दिस फोर्स इनटू अपॉन डेल्टा एक्स। और इस तरीके से वर्क का एक और फॉर्मूला बन के आता है। अगर आपको एवरेज फोर्स पता है तो आप लिखोगे एवरेज फोर्स इनटू जो भी उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये वन डायमेंशन मोशन में इसलिए है क्योंकि अब देखो, अगर मैं वन डायमेंशन मोशन नहीं करता या 3D वगैरह लेके आता तो एफ डॉट डी एस आता ना, तो एफ डॉट डी एस आप जैसे ही करते ना, आपको डॉट प्रोडक्ट तो आता ही है, तो एफ डॉट डी एस वो होता है एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एफ वाई इंटू डी वाई प्लस एफ जेड इंटू डी जेड, राइट, यही आता। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एफ एक्स डी एक्स क्या है, एफ एक्स डी एक्स ये वाला टर्म। तो ये जो मैंने अभी एवरेज निकाला है आपके सामने, ये मैंने एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स का एवरेज निकाला है। सिमिलरली अगर मुझे वाई कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स का एवरेज निकालना है तो मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझे y कंपोनेंट ऑफ फोर्स y डायरेक्शन में एवरेज कितना है वो निकालना है तो मैं करूंगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये वर्क डन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वर्क डन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, मैं आता हूँ y वाले पर, ये वो होगा वर्क डन y x कंपोनेंट ऑफ फोर्स बाय एफ एक्स, इसमें ये भी ध्यान रखने वाली है। और यहाँ पे अगर बात करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई इंटू डी वाई डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई होगा, और ये लिखा होगा वर्क डन बाय एफ वाई और डिवाइड बाय जो टोटल उसका वाई में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये एक तरीका होता है अगर हमें एवरेज निकालना है तो आप एवरेज जो है डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। वेक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन में अलग एवरेज निकालना पड़ेगा, वाई में अलग एवरेज निकालना पड़ेगा, जेड में अलग एवरेज निकालना पड़ेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। एवरेज क्या होता है और कहाँ कहाँ एवरेज का यूज होता है वो आपको समझ में आया होगा। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो वेरी यूजफुल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको उससे कुछ फ़ायदा होता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें।